साथियों, टेलीविजन पर आपने बहुत सारे कार्टून शो देखे होंगे और इन कार्टून शो में डोरेमोन, बुद्ध और ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जिनको आप रोजाना देखते हैं, सुनते हैं और बच्चे तो पूरे देश के इनके दीवाने हैं। अब तो हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान, मेल फीमेल पेरेंट्स, ये सब इन शोज के बहुत दीवाने हैं। यकीनी तौर पर इन कैरेक्टर्स ने अपनी बहुत दमदार जगह बनाई है और इसी कैरेक्टर को बनाने के लिए, जहां तक कार्टून का सवाल है, तो कार्टून तो कैरेक्टर होता ही होता है, लेकिन उसको दमदार बनाने में बहुत अहम होती है उसके पीछे की वॉइस। तो क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन को डोरेमोन किसने बनाया है? क्या आप जानते हैं कि बुद्ध को बुद्ध किसने बनाया है? और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर मैं नाम गिनाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। आज वही पर्सनैलिटी, वही शख्सियत हमारे साथ है जिसने इन कैरेक्टर्स को आवाज दी है, इन कैरेक्टर्स को दम दिया है और इन कैरेक्टर्स के आप दीवाने हुए हैं। सोनल कौशल, ये वो नाम है जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एंड सोनल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं सोनल, आप डिजर्व भी करते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट भी ये करता हूँ कि सोनल अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस अंदाज में दे दे जो उनकी पहचान है। ओके। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन, पहचान लिया ना? ओहो, और मैं हूँ छोटा भीम, मुझे कैसे भूल सकते हो? पीका पीका पी, पिकाचू। हाँ, मजा आ गया। दैट्स ग्रेट। सोनल, सबसे बड़ी बात ये है, किसी को खांसी होता है, किसी को जुकाम हो जाती है, किसी को गले की कोई और प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसे समय में बड़ा टफ होता है कि अपने गले को मेंटेन रखें, अपने गले को साफ सुथरा रखें और लोगों तक उसी आवेश में, उसी तरीके से आप अपनी आवाज पहुंचाते रहे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सोनल रोजाना आखिर ऐसे क्या रियाज करती है, अपने गले को कैसे एकदम शुद्ध और तरोताजा रखती है? सर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं एक ह्यूमन हूँ। जो भी ये तबीयत खराब होना, गला खराब होना, ये मेरे साथ भी होता है, कई बार हो जाता है। तो उस केस में मैं ये चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ ठंडी नहीं खाती, खट्टा नहीं खाती। अपने गले का ध्यान रखती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, गार्गल्स करती हूँ, दवाई लेती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी गला ठीक हो जाए। लेकिन जब मेरा गला बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है, तब मैं सब चीज़ें खाती हूँ जो मुझे सूट करती हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि अरे, आप तो वॉइस आर्टिस्ट हैं, आप गाना गाते हैं, आप डबिंग करते हैं, तो आप तो गोलगप्पे नहीं खा पाते होगे, आप तो अचार नहीं खाते होगे, आप आइसक्रीम नहीं खाते होगे। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि नहीं, जिंदगी एक बार मिली है, सब कुछ खाना है। और मैं अपने स्टूडेंट से सब भी कुछ यही जो कहती है। हूँ, सब खाओ। बस हाँ, अगर आपको कोई चीज सूट नहीं कर रही है आपके गले को, तो आप वो चीज अवॉइड करो। जैसे मुझे पता है कि मेरे गले को नारियल सूट नहीं करता है, तो मैं रिकॉर्डिंग से पहले सूखा नारियल नहीं खाती हूँ, उससे मेरा गला ड्राई हो जाता है। तो वो चीजों, उन चीजों से दूर रहें, उन चीजों से परहेज करें जो आपको सूट नहीं कर रही हैं। बस बाकी सब खाओ, मस्त रहो। देखिए, इंडिया न्यूज के दर्शकों को मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये जो शो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपको हिलना नहीं है, आपको चिपके रहना है, क्योंकि सोनल हमारे साथ ऐसी ऐसी चीजें साझा करेगी कि आप यकीनी तौर पर यहाँ से हट नहीं पाएंगे। और ये गारंटी तो मैं आपको देता हूँ। सोनल, अगले 60 सेकंड में, जी। 1 मिनट के अंदर मैं 8 से 10 कैरेक्टर्स के नाम लूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप ये एहसास करा दीजिए कि ये वही सोनल है जो टेलीविजन पर अपने कैरेक्टर्स की आवाज देती है, डोरेमोन हो, छोटा भीम हो या वटेवर और जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो कैन वी ओके। स्टार्ट? यस, रेडी। राइट। ओके, दैट्स ग्रेट। छोटा भीम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। बहुत बढ़िया। डोरेमोन। ओहो नोबिता, फिर से वही बात। कहा ना, मैं तुम्हें गैजेट नहीं दे सकता, जाओ यहाँ से। बुद्ध। ही ही, पार्टनर, ये चैलेंज करने में इतना मजा आ रहा है, क्या बताऊं। टीटू। हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ। अगला कैरेक्टर बोलिए। मैडी। बिल्लू, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। एक ही बार कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। पिकाचू। पीका पिकाचू, पीका पी। पार्क ऑफ गर्ल्स। बबल्स, ओके। हो, बटरकप, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए? अगर तुम भी आती तो मजा आता। आर्या स्टार्क।
मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। उसने मेरे पिता की जान ली है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, उसने अपने पिता की जान ली। मजा आ हाँ। गया, बहुत बढ़िया। उसने अपने सर, पिता की नहीं, मेरे पिता की जान ली है। सर, देखिए हम लोग भी 3D एनिमेशन में डील करते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स में डील करते हैं। इंडिया न्यूज पर एक बहुत पॉपुलर शो चलता है, तीखी मिर्ची। तीखी मिर्ची बेसिकली क्या है कि हम 3D कैरेक्टर्स के जरिए पॉलिटिकल सटायर करते हैं, और जो ओके। भी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उस पर एनिमेशन तैयार करते हैं। तो ओके। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इससे आपने किड्स कैरेक्टर्स की तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को पहचान दिए, क्या कभी आपने सोचा कि कुछ हमारे जो हिंदुस्तान के जो लीडिंग पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं इनके लिए हम वॉइस करें? कुछ वॉइस आप ट्राई कर सकते हैं? अरे नहीं सर, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, और मैं दूर ही अच्छी हूँ। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में भी वॉइस ट्राई करूँ। लेकिन हाँ, मैं आपका ये शो कभी देखना जरूर चाहूंगी। और अगली बार जब हम बात करेंगे तो मैं क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये फॉर्मेट नहीं पता, मैं पॉलिटिक्स से कोसों दूर रहती हूँ। तो अगर आप मुझे कोई डायलॉग बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली ट्राई कर सकती हूँ, बट मोदी जी पॉलिटिक्स के से बारे मैं में क्या अभी। सोचते हैं? जी। आप मोदी जी के बारे में क्या, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? सर पॉलिटिक्स पे हम बात ना करें तो अच्छा है, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहती हूँ। बट अरे कोई बात नहीं, डेफिनेटली बात नहीं करते, लेकिन मोदी जी की वॉइस कर सकते हैं क्या? किसकी? मोदी जी की वॉइस कर सकते हैं? नहीं नहीं, मोदी कभी जी की ट्राई वॉइस, किया? मोदी जी की वॉइस मैं नहीं कर सकती सर। मैं राहुल देखिए गांधी, केजरीवाल, मैं कभी बताती किसी हूँ की वॉइस? आपको कि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। और क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ, तो मैं छोटे बच्चों के जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी वॉइसेस करती हूँ, और फीमेल कैरेक्टर्स की वॉइस करती हूँ। पर एक मेल कैरेक्टर को, अडल्ट मेल कैरेक्टर की वॉइस करना एक फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं है बहुत प्रैक्टिकली। बात, बहुत बात, हाँ। बहुत हाँ। बात। यस। देखिए नहीं पाता। ठीक है सूरज, देखिए सूरज, आज जो आपने अपनी जगह बनाई है वो बड़ी मेहनत से बनाई है, इसके पीछे काफी समय की एक तरीके से तपस्या है। और जी। ये आसान नहीं होता अपने आप को इस तरीके से खड़ा कर पाना, अपनी पहचान कायम करना, और वो भी इतने लंबे समय से। जबकि कभी उस समय जिस दौर से आप शुरुआत शुरुआत की है आपने, उस समय तो सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था। आज की डेट में तो बहुत कुछ अवेलेबल है। तो जी हमारे दर्शकों से आप ये साझा कीजिए कि आपने किस उम्र से अपना करियर शुरू किया? ये जो वॉइस है ये गॉड गिफ्टेड है या इसमें माता पिता का भी कोई रोल सर, मैंने शुरू किया जब मैं 8 साल की थी। और डेफिनेटली मेरे माता पिता का, मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे ऑल इंडिया रेडियो लेकर जाती थी। मेरी मम्मी का वर्क प्लेस था वो ऑल इंडिया रेडियो। वो मुझे वहाँ लेकर जाती थी, मैं वहाँ पर बच्चों के शोज में परफॉर्म करती थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे डोरेमोन के लिए सेलेक्ट किया गया, तो बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर देना पड़ता था। मैं रहती थी नॉर्थ दिल्ली में, और साउथ दिल्ली में रिकॉर्डिंग होती थी। तो मेरे पापा एयर इंडिया में काम करते थे, तो अपना काम भी मैनेज करते थे, मुझे पिकअप एंड ड्रॉपिंग भी मैनेज करते थे। मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, वो भी मुझे लेकर जाता था। हालांकि वो भी छोटा ही था, वो भी बच्चा ही था, बट वो भी मुझे लेकर जाता था। तो मेरी पूरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। डेफिनेटली भगवान की तो दया है ही, और ये आवाज़ भगवान का ही एक तोहफा है, गिफ्ट है मेरे लिए। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं जिनको फेस करके आज मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। सो कपिल शर्मा शो का बहुत बड़ा रोल है। मैं आज जो भी हूँ सोशल मीडिया पर, उसमें कपिल शर्मा शो का बहुत बड़ा रोल है। मैं यहाँ ये जानना भी चाह रहा था, क्योंकि देखिए कपिल शर्मा शो, मैं वो एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहता हूँ कि जब जी। आप दर्शकों के साथ बैठे हुए थे बीच में, और हम्म। अचानक से फिर कपिल शर्मा ने आपको खड़ा किया, आपसे बात करनी शुरू की, और फिर आपने उनके जवाब देने शुरू किए। कपिल शर्मा का वो रिएक्शन जब उन्होंने पहली बार आपकी आवाज सुनी, उसके बाद अर्चना पूरन सिंह जिस तरीके से वो देख रही थी आपकी तरफ, वहां और लोगों ने जो तालियां बजाई, अमेजिंग। मैं यस। वो पल कैसा था? उस पल आपको क्या एहसास हो रहा था जब आपने वो पहला डायलॉग बोला छोटा भीम का? सर मैं जब वहां पर बैठी थी, आपने सही बोला, मैं ऑडियंस में बैठी थी। और कपिल शर्मा शो में आने से पहले मुझे कोई भी नहीं जानता था, मुझे हार्डली कुछ लोग जानते थे, जो सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे जानते थे। और उस वक्त मेरी फैन फॉलोइंग बहुत कम थी सोशल मीडिया पर। तो मुझे वहां बैठे हुए लोगों में से सिर्फ एक लड़की जानती थी, जिसका नाम था प्रियंका। और वो वहां पर कपिल शर्मा शो की टीम मेंबर थी।
और उसी ने ये करवाया था कि सोनल आपको परफॉर्म करना है। उसने मुझे फोर्स किया था कि तुझे परफॉर्म करना ही है, तो मैंने बोला ठीक है। और जब मैंने परफॉर्म किया, उसके बाद सब लोगों का रिएक्शन, और स्पेशली कपिल शर्मा और अर्चना जी का रिएक्शन देखकर डेफिनेटली मुझे तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को इतना प्राउड फील हो रहा था, उनके फेस पर वो प्राइड देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही वो जो शूट चल रहा था उसमें ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद शो के डायरेक्टर आए, वो मुझसे स्पेशली मिले। कपिल शर्मा जी भी मुझसे स्पेशली मिले। और आर्टिस्ट की कदर एक आर्टिस्ट को होती ही है। सो उन्होंने मुझे ऑडियंस में से, उस ब्रेक के बाद मुझे ऑडियंस में से हटा के मुझे वीआईपी सेक्शन में बिठा दिया था, मुझे और मेरे पेरेंट्स को। बिकॉज इतनी इतनी रिस्पेक्ट मिली। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो परफॉर्मेंस के बाद मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली कि दे सेड यू डोंट डिजर्व टू बी हियर, यू डिजर्व टू बी देयर। तो इट वाज डेफिनेटली अ वंडरफुल फीलिंग। एंड उसके बाद तो जो हुआ, द रेस्ट इज हिस्ट्री। आज जो मेरी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है वो उसी दिन की वजह से है। मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि जब आप उस शो से वापस लौटे, और शो से वापस लौटने के बाद यकीनी तौर पर आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है या आपके जो दोस्तों का दायरा है, उनके कमेंट्स आना, सोशल मीडिया पर आपके पास कमेंट्स आना, यकीनी तौर पर इनकी तो बाढ़ लग गई होगी। तो क्या फील हो रहा था, किस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे? बहुत एक्साइटिंग मोमेंट होता है लाइफ का, ये बड़े अचीवमेंट होते हैं। खुद को प्राउड फील होता है कि हाँ, हमने कुछ किया है, हमने कुछ मेहनत की है। सोनल भी बताया उस समय क्या क्या फील हो रहा था। और स्पेशली सर, जब बिना मांगे कोई ऐसी चीज जब मिल जाती है ना, ढेर सारा प्यार जब बिना मांगे और बिना सोचे जब मिल जाता है, तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि समझ नहीं आता है इतना प्यार कैसे समेटा जाए, इसे हैंडल कैसे किया जाए। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इतने सारे मैसेजेस का कैसे जवाब दूं। और मैं काम भी कर रही थी। तो मैंने बैठकर एक वीडियो बनाया, और वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला। और वो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती थी। एंड वो वीडियो आग की तरह फैल गया यूट्यूब पर। आज भी कुछ जी। लोग अगर वो वीडियो की क्लिपिंग्स उठा के सिर्फ 10-15 सेकंड की क्लिपिंग्स भी डाल देते हैं, तो आज भी वो वायरल हो जाता है वीडियो। लोगों को इतना पसंद आता है। तो मैं समझती हूँ मैं जी। लकी हूँ। मुझ पर भगवान का स्पेशल आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है कि लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। बहुत टच वुड, बहुत हार्डली ऐसे कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते होंगे, बट मुझे सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में हमेशा प्यार ही मिलता है। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर जी। दैट। मिलना भी चाहिए, और बहुत डिजर्व करती है। यकीनी तौर पर आपकी पूरी अब तक की जो लाइफ जर्नी है, उसको अगर हम देखें तो उसमें आपने बहुत मेहनत की है, अपने आप को खड़ा किया है, अपनी मेहनत के बूते खड़ा किया है। और ये आसान नहीं होता, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है। अब लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इतनी अच्छी वॉइस करती हो तो सिंगिंग भी जबरदस्त होगी। तो सुनो जरा एक गाना गाती हूँ। ओके। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने कहा, तूने कहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू दिन सा है मैं रात, आना दोनों मिल जाए शामों की तरह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर थैंक यू। और इतनी आपकी वॉइस है, आप देखिए, आप अगर सिंगिंग में भी ट्राई करें तो यकीनी तौर पर आपको इसमें भी आपका नंबर लग सकता है। ट्राई क्यों नहीं किया कभी? बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम सिंगिंग में ट्राई करो, कोई बोलता है तुम एक्टिंग में ट्राई करो। पर मुझे ऐसा लगता है मैं संतुष्ट हूँ। मुझे जितना मिला है अभी तक, और जितना मिल रहा है उतना काफी है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं जो कर रही हूँ, जितना कर रही हूँ, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। देखिए, सोनल ने वॉइस कर ली, सोनल ने एक्टिंग भी की है, आपने ऐड हम्म। भी की जी। आप पूरा है, होमवर्क सिंगिंग करके करनी आए है। सर। देखिए, आपके साथ बैठे हैं तो यकीनी तौर पर आपको जानना समझना बहुत जरूरी है, और लोगों को भी जानना चाहिए। वो लोग, वो लड़कियां, ऐसे सारे लोग जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो क्यों ना समझे आप लोग, क्यों ना आपके बिल्कुल। बारे में जाने। मैं इतना आपको बता आसान नहीं होता है।
मैं आपको ये एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ये एड मैंने कैसे किया। तो मेरी लाइफ का पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस, एक्टिंग अपॉर्चुनिटी, और ये एड था अमेजोन के लिए। कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ब्रांड। मेरे पास एक फोन आया और मैं डबिंग कर रही थी एंड अननोन नंबर से कॉल था एंड दे सेड कि आप कल ऑडिशन के लिए आ सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ, एंड उन्होंने कहा इतने इतने बजे। आई सेड ओके आई विल कम। एंड उन्होंने कहा मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजा और नीचे लिखा ड्रेस कोड इंडियन। तो मैंने सोचा मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ, ये मुझे ड्रेस कोड के लिए क्यों बोल रहे हैं, मेरी आवाज का ऑडिशन लेना है इनको, तो मुझे ड्रेस कोड क्यों बोल रहे हैं। मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने उन्हें कहा आप मुझे ड्रेस कोड क्यों लिख रहे हैं। तो ही सेड कि ये ऑडिशन एक्टिंग के लिए है। तो मैंने उनसे कहा बट मैं तो वॉइस एक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास आपकी फोटोज हैं, हमें किसी ने भेजी थी एंड हम चाहते हैं कि आप एक बार आके ऑडिशन दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है चलो, सामने से फोन आया कर देते हैं। अब मैं वहां गई और वहां पर बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सुंदर सुंदर लोग, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग वहां पर ऑडिशन दे रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम एक्टिंग का ऑडिशन होते हुए देखा एंड एक दो लोगों को देखने के बाद मैं समझ गई कि वो क्या चाह रहे हैं, वो कैसे करवाना चाह रहे हैं। और बस मैंने अपना ऑडिशन दिया एंड एक दो दिन में मेरे पास फोन आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। दैट इज हाउ आई गॉट दैट एड। जी देखिए सर। सोनल, मेरी बड़ी सिंसियर आपको सलाह है, एक बार ट्राई कर लो यार। आपने जो गाने गा के सुनाए हैं, यकीनी तौर पर उसमें जो है ना बहुत लहर है, अप एंड डाउन बहुत है। अच्छा, करियर में भी ऐसा बहुत होता है। जिस तरीके से आपके सिंगिंग में अप एंड डाउन है, इस तरीके से करियर में भी अप एंड डाउन होंगे। ये ग्राफ ऐसे ही नहीं बढ़ा होगा, इस ग्राफ में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव भी आएंगे। अब मुझे ये बताइए आप कि आपके करियर में वो कोई ऐसा फेज भी आया कि जहां पर आपको लगा कि नहीं यार, अब ये बड़ा संकट है, बड़ी चुनौती है, मैं इससे कैसे उठूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आई थिंक 2016 या 17 की बात है। एंड मैं एक कैरेक्टर कर रही थी, उसका नाम है जॉनी टेस्ट। वो मैं कार्टून नेटवर्क के लिए डब करती थी एंड वो एक बच्चा है, लड़का है, बहुत शैतान, अपनी दो बहनों को बहुत परेशान करता है, बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है। तो क्या होता है कि जब हम अपनी आवाज को एक तो मॉड्यूलेट करते हैं, चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद हम उसमें चीख रहे हैं, हंस रहे हैं, जोर जोर से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे वोकल कॉर्ड्स पर उस चीज का बहुत बुरा असर पड़ा था। तो मेरा गला खराब हुआ और मुझे ऐसा लगा कि शायद खांसी हो गई है, गला खराब हो गया है। मैं उसमें भी काम करती रही दवाई लेकर, और जो मैं नॉर्मली करती हूँ मैं करती रही, बट वो नहीं ठीक हो रहा था। 10-15 दिन हो गए, मेरी आवाज बैठ गई। फाइनली आई हैड टू सी अ डॉक्टर। एंड मैं जब गई डॉक्टर के पास, तो वो वहां भी कुछ दिन वेस्ट हुए और फिर मैं फाइनली पहुंची एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, यानी ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट के पास। और उन्होंने मेरा पूरा गला अंदर से टॉर्च से चेक किया और प्रॉपर उन्होंने प्रोसीजर किया। एंड देन ही टोल्ड मी कि सोनल, आपके गले में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम है। एंड उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा, क्या आप एक टीचर हो? तो मैंने बोला नहीं सर। उन्होंने कहा आप सिंगर हो? मैंने बोला नहीं सर। कहते क्या करते हो? मैंने बोला सर मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मैं ये काम करती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि टीचर्स और सिंगर्स के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो ओवर यूज होते हैं, क्योंकि वो रियाज बहुत करते हैं, टीचर्स को चिल्लाना बहुत पड़ता है। तो आपके भी वोकल कॉर्ड्स जो है वो ओवर यूज हो चुके हैं। एंड जिस तरह से यूज होने थे वैसे नहीं, बट उनको बहुत ज्यादा आपने चेंज करके यूज कर लिया है, उनमें स्वेलिंग हो चुकी है। एंड मैं आपको कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने लास्ट में कैपिटल्स में लिखा वॉइस रेस्ट फॉर 10 days। एंड मैंने कहा सर इसका क्या मतलब है? तो ही सेड आपको 10 दिन के लिए, 10 दिन तक एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालना है। तो मैंने कहा सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मेरी तो आगे 4-5 दिन की रिकॉर्डिंग शेड्यूल्ड है। एंड मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम है बोलना। तो ही सेड कि सोनल ठीक है आप काम करो, बट कुछ दिन के बाद मेरे पास ये कंप्लेंट लेकर मत आना कि सर मेरी आवाज ही चली गई है। तो वो सोनल, क्या ये वर्ड्स वही आज टाइम था, भी। ये जी वही समय था जब डोरेमोन की आवाज रिप्लेस कर दी गई थी, या वो कोई दूसरी परिस्थिति? नहीं सर, डोरेमोन तब तक मैं कर रही थी, उसके 1-2 साल के बाद की बात है। डोरेमोन का जो टाइम था वो अलग था, ये टाइम अलग था। जी। अब सुनो, कुछ कोई ऐसा मोमेंट हमारे साथ साझा करो कि जब आप कहीं पब्लिक प्लेस पर हो और वो सेलिब्रिटी फीलिंग आई हो फर्स्ट टाइम। हम्म।
तब कैसा महसूस हुआ, और वो कौन सा पल था जब आपको अपने ऊपर एकदम गर्व महसूस किया हो कि हाँ यार, बचपन से भी मेहनत की, आज लग रहा है सही ट्रैक पर जाती हूँ। सर पहली बार मैं दिल्ली में ही थी उस टाइम पर, एंड नेताजी सुभाष प्लेस में मैं एक स्टूडियो में गई थी रिकॉर्ड करने। मैं मुंबई में रहती थी पर मैं दिल्ली गई थी कुछ दिनों के लिए, और वहां मैं कुछ अपनी एक अर्जेंट रिकॉर्डिंग करने गई थी, और मैं वहां से निकल रही थी। पहली बार मुझे किसी ने पहचाना था ऐसे बाहर, और वो पल मुझे आज भी याद है। वो एक लड़का था, आई थिंक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होगा, उसने मुझे पहचाना, मेरे साथ फोटो खींची, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आई कुडंट बिलीव इट कि मुझे किसी ने पहचाना है, क्योंकि हम आवाज का काम करते हैं सर। तो उस टाइम तक भी सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, कपिल शर्मा शो में भी मैं नहीं आई थी शायद तब तक। तो मुझे किसी ने पहचाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट। एग्जैक्टली, देखिए आसान नहीं होता, बहुत टफ होता है। सोनल यस। ऐसे ही एक आर्टिस्ट में है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना रास्ता बनाया है। 8 साल की उम्र, वो उम्र होती है कि जब बच्चे एबीसीडी लिखना सीख रहे होते हैं, और तब सोनल वॉइस पर काम कर रही थी, तो इतना आसान नहीं होता। बहरहाल सोनल, कुछ थोड़े से सीरियस क्वेश्चंस हो गए, फिर से एक बार थोड़ा सा फनी मोड में आ जाते हैं, एक रैपिड फायर सेशन कर लेते हैं। बिल्कुल सर। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस रख लेते हैं आपके पास, और आप रैपिड उनके फायर, जवाब दे मेरी दीजिए। जो रैपिड फायर वाली रील वायरल हुई है उसके बाद मुझे रैपिड फायर खेलने की आदत हो गई है। हाँ, जरूरी है। चलिए ठीक है। अगर आप डोरेमोन के अलावा हम्म। किसी और कैरेक्टर को प्रपोज करना चाहें, तो डोरेमोन उसको प्रपोज। कैसे प्रपोज करे? ओके, तो डोरेमोन प्रपोज करेगा मी चैन को, क्योंकि वो मी चैन हम सभी जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं मी चैन उसकी फेवरेट है, और वो मी चैन से शादी करना चाहता है। तो वो बोलेगा, मीचान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बहुत सारे गैजेट्स ला कर दूंगा। आपका कोई बॉलीवुड क्रश, कोई सेलिब्रिटी जिसकी फोटो आप अपने रूम में लगाना चाहें? नहीं 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 सर, नहीं। आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड। मेरा एक ही क्रश है, मेरा पति। डोरेमोन की सबसे पसंदीदा डिश? अरे, आपको नहीं पता? मुझे डोरा केक्स खाना बहुत पसंद है। मैं सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी डोरा केक खा सकता हूँ। सोनल को कौन सा गेम खेलना सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे मुझे सारे गेम्स पसंद है। मुझे इंडोर गेम्स खेलना बहुत पसंद है, जब हम फैमिली एक साथ मिलके, चाहे वो तंबोला हो, जेंगा, इंडोर गेम्स, बोर्ड गेम्स बहुत पसंद है। आपका सबसे फेवरेट कार्टून शो कौन सा है? डोरेमोन सर, इट हैज टू बी। आपका जिंदगी रोल है मॉडल? मेरी, जिंदगी है। आपका रोल मॉडल? माय मॉम। दैट्स ग्रेट। आपको कभी किसी से प्यार हुआ शादी से पहले? मुझे अपने काम से प्यार हुआ है, और वो प्यार आज तक है, ऐसे ही बरकरार रहे जिंदगी भर। दैट्स ग्रेट। अगर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया हो और छोटा भीम उस पर कुछ रिएक्ट करना चाहता है, तो कैसे रिएक्ट हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब देखो तो मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। हाँ। आपने बताया कि आप मैरिड हैं। जी। जब आपके लिए रिश्ता आया, तो यकीनी तौर पर आपके ससुराल वालों ने ये तो पूछा होगा कि लड़की क्या कर रही है, बिल्कुल। तो कैसी सिचुएशन रही, क्या बताते थे आप? सर मेरी अरेंज मैरिज है, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी इसी फील्ड से हैं। ही इज अ लाइन प्रोड्यूसर, एंड ही वर्क्स विद मिस्टर संजय लीला भंसाली। सो उस टाइम पर जब मेरे पेरेंट्स रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो मुझे बहुत ऐसी फीलिंग आती थी कि कोई भी जो जो भी हम जिनसे भी बात कर रहे हैं, वो जो है ना, वो मुझे एज अ पर्सन देखे, मुझे एज अ वॉइस आर्टिस्ट ना देखे, बिकॉज दैट विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। एंड मैं काफी, मुझे याद है, मैं बहुत, मुझे अजीब लगता था ये पूरा प्रोसेस, किसी से बात करना और किसी को समझना, वो सब बहुत अजीब लगता था उस टाइम पे। सो मोस्टली ऐसा होता था कि जैसे ही किसी को पता लगता था कि मैं क्या करती हूँ, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे,
और ये सब। बट इस केस में मेरे हस्बैंड का नाम उत्कर्ष है। जब उत्कर्ष से मेरे फादर ने फर्स्ट टाइम बात की एंड उन्होंने बताया कि मेरी बेटी वॉइस आर्टिस्ट है और वो ये कैरेक्टर्स करती है, तो बेस्ट चीज ये हुई कि मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं था कि डोरेमोन क्या है, छोटा भीम क्या है। तो मैंने मन में सोचा ये बेस्ट है। तो मुझे बस यही लगा कि जिन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है, तो उनका उस चीज पे उतना फोकस भी नहीं होगा, उनका फोकस होगा कि मैं कैसी हूँ। तो बस ये चीज थी जो सबसे पहले क्लिक हुई। उसके बाद हमने बातचीत करना शुरू किया, और बस हमने जब बात किया तो उसके बाद ऐसा लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे। Yes. तो मुझे पता लगा कि आप एक इंस्टीट्यूट भी रन करती है जिसमें आप लोगों को ट्रेन करती हैं वॉइस ओवर। हमें आप ये समझाइए कि वॉइस, जो वॉइस आर्टिस्ट है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या होता है, हम्म वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट क्या होता है, ये विधाएं क्या होती हैं अलग अलग, और इनमें सबसे टफ क्या होता है? जी, मैं बताती हूँ सर। वैसे तो ये काफी लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मैं ट्राई करती हूँ आपको ब्रीफ और में छोटे बताती छोटे हूँ। शब्दों में समझना चाहूंगा कि वॉइस एक्टर क्या है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या है, डबिंग आर्टिस्ट क्या है, और सबसे टफ काम क्या है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वॉइस ओवर वो होता है जो हम नेशनल जियोग्राफिक या डिस्कवरी में सुनते हैं, जिसमें वीडियो चल रहा होता है, विजुअल्स चल रहे होते हैं, और एक वॉइस होती है जो नरेट कर रही होती है कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो हम देखते हैं कि शेर बैठा है, अभी इस वक्त शेर आराम कर रहा है, जिसमें एक्सप्रेशंस ना के बराबर हैं, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पे फोकस है, और बहुत ही फ्लैट टोन में एक वॉइस ओवर चल रहा है। दैट्स कॉल्ड अ वॉइस ओवर। इसमें एक्टिंग स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। वेर एज जब आप डबिंग करते हैं तो आप किसी कैरेक्टर को अपनी आवाज दे रहे हैं, और अगर वो कैरेक्टर किसी मूवी या किसी शो का हिस्सा है तो वो एक्टिंग कर रहा है, तो आपको वॉइस एक्टिंग करनी पड़ेगी। वॉइस एक्टिंग यानी नाम से पता चल रहा है, आवाज से एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा रेडियो शोज में भी वॉइस एक्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक वॉइस एक्टर जो है वो रेडियो शोज में, रेडियो ड्रामा जो पहले बहुत ज़्यादा होते थे। अब बात करते हैं एनिमेशन डबिंग की। तो जब हम किसी फिल्म के लिए डब करते हैं उसमें हम अपनी नॉर्मल आवाज़ में डब करते हैं। जैसे मैंने एमी जैक्सन के लिए आवाज़ दी है फ्रीकी अली मूवी में, तो मैंने अपनी नॉर्मल आवाज़ में डब की है। बट जब हम किसी एनिमेशन के लिए डब करते हैं तो ये दोनों चीजें सेम है, बस एनिमेशन में एक लेवल ऊपर जाके हमें अपनी वॉइस भी चेंज करनी पड़ती है। तो जो डबिंग फॉर एनिमेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द टफेस्ट, क्योंकि उसमें आपको एक्सप्रेशंस भी ऐड करने हैं, उसमें आपको एक्टिंग भी करनी है, उसमें आपको बोलना भी है, प्लस आपको अपनी आवाज भी चेंज करनी है। और जब आपको अपनी आवाज चेंज करनी होती है तो आप उसी आवाज में बोलते हैं, उसी आवाज में हंसते हैं, उसी आवाज में रोते हैं, उसी आवाज में चीखते हैं, उसी आवाज में चिल्लाते हैं, उसी आवाज में हर चीज। आप सांस भी उसी आवाज में लेते हैं, तो आपको वो आवाज जी पकड़ जी के रखनी। सो दैट इज जी द जी। टफेस्ट। सर समय की थोड़ी मजबूरी है, माफी चाहूंगा, और हमको अपना शो वाइंड अप करना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं दो तीन बातें आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुंबई पहले हुआ करता था कि साहब कलाकार बनना है, आपको एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो आप मुंबई चले जाइए। लेकिन अब मुंबई सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस बनने के लिए नहीं रह गया है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी लाइन में हो, कोई भी काबिलियत हो, और आपको देश के या दुनिया के किसी भी मुख्तलिफ हिस्से में रह करके आप अपने टैलेंट पर, अपनी काबिलियत पर अपनी जगह बना सकते हो। तो बिल्कुल। आपसे बस इतना जानना चाहूंगा कि वॉइस ओवर फील्ड जो है, ये जो वॉइस आर्टिस्ट है, ये कितनी बड़ी फील्ड है? आप इसमें 30 सेकंड में आप इसको क्या कहना चाहिए? सर ये बहुत बड़ी फील्ड है, और नेटफ्लिक्स, amazon, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने के बाद यहाँ पर इतने शोज की भरमार है, और हर शो को डब किया जाता है हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारी लैंग्वेजेस में। तो जितने शोज बढ़ रहे हैं, जितनी मूवीज बढ़ रही हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, उतनी ही ज़रूरत बढ़ रही है आर्टिस्ट की, क्योंकि उतनी ही डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उतनी ही लिमिटेड है, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत बड़ी फील्ड है, आज लोग अपने शहर में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं, स्पेशली वॉइस ओवर वगैरह आप अपने घर से कर सकते हैं, लेकिन डबिंग करने के लिए लोगों को मुंबई आना ही पड़ता है। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, स्कोप बहुत ज्यादा है, स्पेशली जी ओटीटी बिल्कुल। प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद। जी बिल्कुल। इंडिया न्यूज के दर्शकों को एक बात खास तौर पे कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा सोनल से बातचीत करने के लिए। सोनल
से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अपनी मेहनत के बूते, अपनी काबिलियत के बूते बचपन से उन्होंने अपनी जगह बनाई और आज वो जिस मुकाम पर खड़ी हुई है वो अपने आप में वाकई प्रेरणा स्रोत है। 2024 में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका लक्ष्य क्या है, एक लाइन में बता दीजिए। सर मेरा लक्ष्य फिलहाल मेरी फैमिली को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, फिलहाल अभी वो 1 साल की हुई है। तो मेरा फोकस पूरा पूरा बच्ची पर है। पर साथ साथ मैं चाहती हूँ कि जो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जितना प्यार मुझे मिल रहा है वो बरकरार रहे। तो मैं कंटेंट क्रिएशन में और ज़्यादा फोकस करूँ। और वॉइसिंग में तो अच्छा काम चल ही रहा है, भगवान की कृपा से। यकीनी तौर पर आप बहुत आगे जाएं, हमारी भी ऐसी आपसे उम्मीद है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। डोरेमोन इस शो को कैसे क्लोज करेगा? दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ये शो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथियों, आज आपने सोनल को सुना। यकीनी तौर पर सोनल बहुत इंस्पायरिंग है, आप इनसे बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। और बहुत सारी, अगर आपके अंदर कुछ भी गुण है तो आप निकलिए बाहर, बाहर निकलिए, काम कीजिए। यकीनी तौर पर आपको आपका मुकाम मिलेगा। सोनल बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय।